हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है और किस तरीके से वो ड्राइव की जाती है। जनरली जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो बताती है कि कोई भी एटॉमिक पार्टिकल है तो उस एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड वेव फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताती है ना। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का और वेव मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आज हम यही देखेंगे कि किस तरीके से इसको डिराइव करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जनरली मैंने जैसा कि बताया कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो क्या बताती है कि कोई भी एटॉमिक पार्टिकल या परमाणु कण होता है तो उस परमाणु कण से रिलेटेड जो भी तरंग फलन या वेव फंक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं साई, वेव फंक्शन या तरंग फलन जो साई होगा वो किस तरीके से बिहेव करता है। किसी भी एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड जो भी वेव फंक्शन होता है उसका बिहेवियर किस तरीके का होता है, बस यही चीज़ बताती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जनरली जो हमारी क्लासिकल वेव इक्वेशन थी उसी को हमने क्या किया है, मॉडिफाई किया है। मतलब जो क्लासिकल वेव इक्वेशन या चीर सम्मत तरंग समीकरण थी उसको जो मॉडर्न लॉज आ गए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स आ गए, प्रिंसिपल आ गए, आधुनिक सिद्धांत आ गए हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, उसमें थोड़े चेंजेस किए हैं और फिर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव किया है ना। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो चीज सम्मत तरंग समीकरण थे उसी में आधुनिक सिद्धांतों के अनुसार सुधार करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्राप्त होती है ना। तो हम क्या करेंगे, जो क्लासिकल वेव इक्वेशन है उसी से हम क्या डिराइव करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव करेंगे, है ना। और उसमें जो ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स अभी आए हैं जैसे जो तरंग मैकेनिक्स है उसके लिए उसके जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे डी ब्रोगली इक्वेशन हो गई, उनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट लगेंगे उनको हम इन्वॉल्व करके उनको इसके अंदर डाल के हम देखेंगे कि किस तरीके से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो हमें क्या एक टर्म या ये क्लासिकल वेव इक्वेशन बहुत बड़ी टर्म है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वो कहीं काम नहीं आने वाली है, बस उसका फाइनल जो इक्वेशन है वही काम आएगा। तो आप उसे याद कर लेना और उसको याद करने का तरीका मैं आपको अभी बता देती हूँ कि किस तरीके से वो ईजीली याद हो जाएगी आपको। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे क्लासिकल वेव इक्वेशन जनरली होती क्या है। तो क्लासिकल वेव इक्वेशन कि अगर हम इक्वेशन की बात करें तो जनरली जो वेव फंक्शन होता है, जो हमारा साई होता है, हम उसको तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग हम वेव फंक्शन को लिख देंगे। जैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे वेव फंक्शन का तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये तीनों एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, वेव फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन किया है। फिर उसके बाद एक और टर्म ऐड हो जाती है 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर और साथ में वेव फंक्शन साई और इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या है, क्लासिकल वेव इक्वेशन है। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देती हूँ कि ये क्लासिकल वेव इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इस क्लासिकल वेव इक्वेशन में ही जो हमारे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व करना है। तो क्लासिकल वेव इक्वेशन के बाद हमारा क्या आता है, डी ब्रोगली इक्वेशन आता है। डी ब्रोगली ने तरंग यांत्रिकी में ये बताया कि जिस तरीके से तरंग की तरह भी बिहेव करती है और कण की तरह भी बिहेव करती है। और तरंगे कौन सी, जैसे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो तरंग की तरह भी बिहेव करती है और कण की तरह भी बिहेव करती है। ये हमारी तरंग मैकेनिज्म या तरंग यांत्रिकी है, यह हमें कहती है। तो डी ब्रोगली क्या कहते हैं, जिस तरीके से विद्युत चुंबकीय तरंगे तरंग और कण दोनों की तरह बिहेव करती है उसी तरीके से जो परमाणु कण होते हैं, परमाणु कण या फिर कोई सूक्ष्म पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं,
कि कण के साथ तो वो बिहेव करेंगे क्योंकि वो पार्टिकल्स हैं, लेकिन कण के साथ साथ वो तरंग की तरह भी बिहेव करते हैं ना। तो अब जनरल सी बात है कि अगर तरंग की तरह बिहेव करेंगे तो उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ होगी, मतलब तरंग दैर्ध्य तो होगी ना। कोई भी तरंग अगर तरंग की तरह बिहेव करती है तो उसकी एक वेवलेंथ होती है। तो डी ब्रोगली ये कहता है, डी ब्रोगली के अनुसार सूक्ष्म परमाणुवीय कण कण के साथ तरंग की तरह भी बिहेव करते हैं। तरंग की तरह भी व्यवहार करते हैं। अब तरंग की तरह व्यवहार करेंगे तो उसके लिए एक वेवलेंथ होगी। तो कण की तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा, वो होगी mv/h। अब ये आप पूछोगे कि ये mv/h आया कहाँ से, तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, पूरा वीडियो डाल रखा है डी ब्रोगली इक्वेशन का, और ये फाइनल इक्वेशन है डी ब्रोगली की mv/h, सॉरी ये थोड़ा उल्टा आएगा, h/mv, ये फाइनल इक्वेशन है डी ब्रोगली की। तो ये किस तरीके से डिराइव हुई, मैं लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ये पूरा वीडियो देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि कण जब तरंग की तरह भी बिहेव कर सकता है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, और वो वेवलेंथ अगर लैम्डा है तो h/mv उसने वेवलेंथ निकाल दी। अब हमें ये तो पता है कि हम जब फ्रीक्वेंसी लिखते हैं तो फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखेंगे। न्यू क्या होता है, c/λ होता है, न्यू c/λ होता है। अब c को हम कंसीडर करते हैं कि ये लाइट का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, या प्रकाश का वेग। तो अब मैं प्रकाश का वेग हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, कण का वेग चाहिए। तो कण के वेग को मैं v लिख सकती हूँ, है ना। तो ये वेग है, ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और ये वेवलेंथ है ही। अब मैं क्या करूं कि यहाँ से वेवलेंथ चाहिए ना मुझे, तो मैं इससे लैम्डा निकाल लूँगी, तो v/ν आ जाएगा, v/ν आ जाएगा ना। तो मैं इस v/ν को इस वाली इक्वेशन में लैम्डा की जगह पुट कर रही हूँ, है ना। तो अगर लैम्डा की जगह मैं v/ν लिखूँ तो ये लैम्डा था यहाँ, तो उसके इक्वल क्या था, जब लैम्डा दोनों इक्वल LHS बराबर है तो RHS बराबर हो सकते हैं, तो h/mv, है ना। अब हमें क्या चाहिए, हमारी पास जो क्लासिकल वेव इक्वेशन थी उसमें ये टर्म आ रही है, ये न्यू है, न्यू आवृत्ति है, और ये वेग है हमारा, v वेग है और ये न्यू आवृत्ति है। तो अब इसमें वेग है ये और ये न्यू आवृत्ति है, तो हम इसको अपोजिट उल्टा लिख सकती हूँ ना। मैं जब इसको उल्टा लिखूंगी वर्क करके उल्टा करने पर, तो इसको ν² / m²v²/h²। मैंने क्या किया, सिंपल इसका स्क्वायर किया, तो v² ν² h² m² और v² हो गया, और उल्टा मतलब स्क्वायर करके क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया। तो न्यू ऊपर आ गया, v नीचे आ गया, mv ऊपर आ गया और h न्नीचे आ गया। इस तरीके से मैं इसको इक्वेशन 2 नाम दे देती हूँ। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या कर सकते हैं, जो ये सेकंड से ν/v की वैल्यू थी वो मैं फर्स्ट में लिख दूंगी, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करूं, ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू थी ना वो मैं इसकी जगह लिख दूंगी। सेम टर्म्स है ν/v², तो हमें करना क्या है, dx², ये सारी टर्म तो ऐसे की ऐसे है, ये वेव फंक्शन वाली टर्म तो ऐसे के ऐसे है, इसमें चेंज करना है। तो +4π² भी ऐसे कैसे आएगा, ν² / v² की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ,
एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और साइन ऐसे कैसे आएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमें पता है कि कोई भी जो कण है उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी और गतिज या फिर गतिज ऊर्जा होगी, है ना। तो कण की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक, तो अब किसी भी कोई भी पार्टिकल है उसकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। उसको मैं क्या के लिख सकते हो, हम सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना। एम क्या है, मास है, वी वेलोसिटी है और के काइनेटिक एनर्जी है ना। तो एम वी, यहाँ भी एम वी है, यहाँ भी एम वी है, तो इस एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2k हो गया। यहाँ के एम वी स्क्वायर की जगह मैं 2k लिख सकती हूँ। इधर का समझ में आ गया ना, इसको रफ कर देती हूँ मैं। अब जब इस वाली इक्वेशन है, इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 से एम वी स्क्वायर की वैल्यू रखने पर, वैल्यू इक्वेशन 3 में रखने पर, तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास एज इट इज रहेगी। प्लस 4 पाई स्क्वायर, एम स्क्वायर है तो हमें हमारे पास सिर्फ क्या है, एम और वी स्क्वायर ही है। तो इस एम को मैं ये लिख सकती हूँ ना, डबल एम इंटू एम, एम स्क्वायर को एम इंटू एम लिख सकती हूँ। तो एम वी स्क्वायर की जगह 2k लिख दूंगी और एक एम हमारा एज इट इज बच जाएगा अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। ये हो गया। अब ये 2 को क्या करूँगी मैं, इस 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये मल्टीप्लाई में ही है ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ऐसी टर्म्स को। तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 8 पाई स्क्वायर एम के साइन अपॉन एच स्क्वायर। अब हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल होता है उसकी टोटल एनर्जी ई की अगर बात करूं, कुल ऊर्जा ई, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होती है ना पोटेंशियल एनर्जी। इसको पोटेंशियल एनर्जी को जनरली वी लिखते हैं हम। आप समझ जाना, कंफ्यूज मत होना वी में। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, और ये है गतिज ऊर्जा। तो अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन में है तो E इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी को लेके जाऊंगी तो E माइनस वी हो जाएगा। अब E माइनस वी इस k की जगह लिख सकती हूँ ना मैं, तो साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। ये तो ऐसे की ऐसे है। अब 8 पाई स्क्वायर एम भी ऐसे की ऐसे है। हमें चेंज क्या करना है, इस k की जगह क्या लिखना है, E माइनस वी लिख देना है। V पोटेंशियल एनर्जी, E टोटल एनर्जी, और ये है एच स्क्वायर। तो जो ये वाली इक्वेशन आई हमारी, वही इक्वेशन नंबर, इसको मैं 5 नाम देती हूँ। इसी को हम क्या कहते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोलते हैं। इसको एक और लिख सकते हैं, जनरली जो एच कट होता है वो क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है। एच कट एच अपॉन 2 पाई होता है। एच स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर करूँगी तो ये स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। अब ये वैल्यू है हमारे पास और ये वैल्यू है हमारे पास, तो 4 पाई, तो इसकी जगह 2 बच जाएगा। ये टर्म तो ऐसे की ऐसे रहेगी। प्लस 2 एम अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 5 और 6। इस तरीके से जो इक्वेशन 5 है और ये इक्वेशन 6 है, इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ये इक्वेशन 5 और 6
इसका कंप्लीट और लास्ट इक्वेशन है, ये फुल डेरिवेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में इस तरीके से लिखते हो तो आपके नंबर कटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बहुत सारी एग्ज़ाम्स हैं जिनमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पूछा जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। तो अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।